अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रॉबिट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि बैनुल अक़वामी कानून से क्या मुराद है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका तारुफ, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, इसकी तारीफ़, डेफिनेशंस वगैरह, और इसकी कौन कौन सी दो काइंड्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो है पर्सपेक्टिव लेंगे, एंड फाइनली जो है हम इसकी सिग्निफिकेंस एंड स्कोप को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। जैसे कि हमने अपनी जूरिस्प्रूडेंस की प्रीवियस वीडियोस में लॉ को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कोई भी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपली, अगर कोई लेमैन भी अगर लॉ को देखेगा तो यही कहेगा कि लॉ का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किसी भी ऐसे रूल, ऐसे प्रिंसिपल जो भी किसी इंसान या किसी दूसरी जो भी हमारी एंटिटीज़ वगैरह होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल जो हमारे यूज़ होते हैं उन्हें हम लॉ का नाम देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। किसी भी जूरिस की डेफिनेशन को अगर हम साइड पर रख कर देखें तो अब जब इस कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं, अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट विद इन द स्टेट अप्लाई हो रहा है, वो स्टेट ने लेजिस्लेट किया है या फिर बाय मींस ऑफ जनरल प्रैक्टिस की वजह से जो है इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, किसी भी वजह से विद इन द स्टेट अगर ये चीज़ अप्लाई हो रही है, किसी स्टेट के लोगों का जो कंडक्ट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसको हम डोमेस्टिक लॉ कहेंगे, जो कि विद इन द स्टेट अप्लाई हो रहा है। इसको म्युनिसिपल लॉ भी कह सकते हैं, स्टेट लॉ भी कह सकते हैं, और इसके डिफरेंट नाम जो है हम ले सकते हैं। अगर यही कोड ऑफ कंडक्ट जो है आप यूज़ करते हैं स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो आपकी नेशनल स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम आ जाते हैं, हमारी स्टेट्स और स्टेट्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स, वहाँ पर क्या बात हो रही थी कि सिर्फ एक ही स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी। यहाँ पर फिर बात हो जाती है दो स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स, या फिर दो से ज़्यादा जो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास इंसर्जेंट्स आ जाते हैं, बेलिग्रेंट्स आ जाते हैं, और इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को, जिनमें नेशंस आ गई हमारे पास, इंडिविजुअल्स आ गए डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, बेलिग्रेंट्स आ गए, इंसर्जेंट्स आ गए, या फिर दूसरे जो भी टाइम टू टाइम रिकग्नाइज होते हैं लीगल एंटिटीज़, वो सारी उनके कंडक्ट को जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उस लॉ को हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की। अब हम इंटरनेशनल लॉ की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ से मुराद क्या है। अगर इंटरनेशनल लॉ अगर आप टर्म पर ही गौर करें तो इसे हम दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक इंटर, दूसरा हमारे पास है नेशनल। इंटरनेशनल दो वर्ड्स के ऊपर एक कंपोज हो गया, ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन, नेशनल मतलब नेशंस, इंटरनेशन, इंटरनेशनल, दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान जो लॉ है उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। दरअसल पहले क्या था कि पहले लॉ में जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, इंडिविजुअल्स वगैरह होते हैं, उनको रिकग्नाइज नहीं किया गया था एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, बेलिजेरेंट्स आपके हो गए और इंसर्जेंट्स वगैरह, इन सबको रिकग्नाइज नहीं किया गया था एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले सिर्फ इंटरनेशनल लॉ यूज़ होता था नेशंस के लिए, कि ये वो लॉ जो नेशंस को रेगुलेट करता है। इसके लिए ओल्ड नेम जो यूज़ होता था पहले वो था लॉ ऑफ नेशंस, जिसको कि एक लैटिन जो फ्रेज है यूस जेंशियम, इससे ड्राइव किया गया था लॉ ऑफ नेशंस, जिसका मतलब था अक़वाम का कानून, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इसका नाम लॉ ऑफ नेशंस रखा गया था। फिर बाद में जो है तकरीबन 1780 में, मतलब 18वीं सेंचुरी के एंड में जो है एक पब्लिकेशन आती है हमारे पास, इसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पब्लिकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था जेरी बेंथम।
ये वो जूरिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ टर्म को यूज़ किया अपनी इस पब्लिकेशन के अंदर। तब से जो है लॉ ऑफ नेशन जो है एक सब ब्रांच बन गई, जिसको हम अब लेटर डिस्कस करेंगे कि कौन सी सब ब्रांच है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसको हम कहते हैं। और ये जो एक टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो लॉ ऑफ नेशन एक सब ब्रांच बन गई और इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक प्रॉपर नाम दे दिया गया लॉ को। जब यहाँ पर बात आ जाती है हमारे पास कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, जैसे कि आप अक्सर सुना होगा आपने कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फादर ऑफ लॉ का हर चीज़ का जो है एक मतलब मेन कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन। तो इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन इसका जो फादर है उसके ऊपर लोगों का जो है कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो जूरिस्ट ये कहते हैं कि एक नेचुरल हमारे पास जूरिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो ग्रोचियस। ये एक नेचुरल जूरिस्ट थे, मतलब ये नेचुरल लॉ को ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो इन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी जो है डेवलपमेंट की। इनके मुताबिक जो है नेचुरल लॉ भी, जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी नेचुरल लॉ की तरह रीज़न पर बेस करता है, रीज़न और जो ह्यूमन कॉन्शियस होती है उसके ऊपर बेस करता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में, इसलिए इनको इंटरनेशनल लॉ का फादर भी कहा जाता है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोग जो है वो कन्फ्लिक्ट भी रखते हैं और काफ़ी लोग जो है इनको एज अ फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी मानते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट जूरिस्ट की डेफिनेशंस को कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को किस किस तरीके से डिफाइन किया है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जूरिस्ट की डेफिनेशन अवेलेबल है। सबसे पहले है मिस्टर बेंथम। मिस्टर बेंथम के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स का नाम है जो कि स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस को रेगुलेट करता है। बिल्कुल सिंपल सी इन्होंने डेफिनेशन दी कि लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि ये टर्म भी इन्होंने ही दिया था जेरी बेंथम ने, इन्हीं की डेफिनेशन है कि ऐसा लॉ, ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि नेशन स्टेट्स के दरमियान जो है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को गवर्न करते हैं, उनको हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। मिस्टर लॉरेंस जो थे उनके मुताबिक कि ऐसे रूल्स, ऐसे बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो कि एक जनरल बॉडी ऑफ सिविलाइज स्टेट्स, मतलब सिविलाइज स्टेट्स की जो हमारे पास एक बॉडी है, एक ओवरऑल जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका आपस में कंडक्ट क्या होगा, ठीक है, और जब वो आपस में म्यूचुअली डील कर रहे होंगे उनका आपस में कंडक्ट क्या होगा, इस चीज़ को जो है रेगुलेट करता है हमारा इंटरनेशनल लॉ। जो मिस्टर ओपिनियम थे उनके मुताबिक ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ ऐसे कस्टमरी और ट्रीटी रूल्स है। मतलब यहाँ पर उन्होंने 2 सोर्सेज का नाम दे दिया कि ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें कस्टम से और ट्रीटीज से मिलते हैं, जिनको जो सिविलाइज स्टेट्स हैं वो अपने ऊपर बाइंडिंग समझती हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स हो रही होती है, म्यूचुअली डील कर रही होती है एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस 3 डेफिनेशंस में देखा, जिनमें हमारे पास बेंथम, लॉरेंस और मिस्टर ओपेनहेम की डेफिनेशंस थी। जितने भी पहले जूरिस्ट आ रहे थे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लॉ बिटवीन द नेशंस, लॉ बिटवीन द स्टेट्स, इससे आगे वो नहीं बढ़े। मतलब उनके मुताबिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सिर्फ जो है स्टेट्स की हद तक महदूद थे। लेकिन फिर हमारे पास आते हैं मिस्टर स्टार्क। मिस्टर स्टार्क वो पहले इंटरनेशनल जूरिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ नेशंस को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि हमारे जो 2 डिफरेंट नेशंस में रहने वाले इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, इन्होंने मतलब इसका स्कोप और ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसको भी, उनके कंडक्ट को भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। तो इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डील करती है, ठीक है, उनके रिलेशंस जो है आपस में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हो गए, उनके आपस में रिलेशंस को रेगुलेट करना, और उसके बाद उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टेट्स और इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशन क्या होगा उसको डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल लॉ। और उसके बाद उन्होंने फर्दर ये कहा, और इसके अलावा मज़ीद रूल्स, ऐसे रूल्स ऑफ लॉ जो है जो कि इंडिविजुअल्स को और नॉन स्टेट एंटिटीज़ को, नॉन स्टेट एंटिटीज़ में इंडिविजुअल्स आ जाते हैं हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, बेलिग्रेंट्स, इंसर्जेंट्स, और भी मतलब बहुत वाइड स्कोप हो गया, टाइम टू टाइम जो भी सब्जेक्ट्स हमारे रिकग्नाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके आपस में राइट्स क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू मिस्टर स्टार्क। तो इन्होंने जो है आकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और इनकी डेफिनेशन के बाद जो है इसका जो स्कोप था इंटरनेशनल लॉ का वो और भी ज़्यादा वाइड हो गया, जिसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं रहीं बल्कि स्टेट्स के अलावा दूसरी नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं हमारे, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे जो भी टेरिटरीज़ वगैरह हमारी टाइम टू टाइम जो है रिकग्नाइज होती हैं,
एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो भी यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के ज़ुमरे में फिर आ गई। अब हम एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री के बारे में कि इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी थी और कब स्टार्ट हुई। दरअसल जैसे कि लॉ की डेवलपमेंट को ट्रेस करना मुश्किल है, उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट को भी ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल लॉ तो क्या, लॉ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब शुरू में लोग जो है वो दुनिया आबाद होने लगी, लोग रहने लगे, तो लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स इतने नहीं होते थे, इंटरेक्ट नहीं होते थे। क्यों? वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो है मकामात पर रह रहे थे। फिर जब जो है उनमें शऊर आने लगा, वो एक साथ आकर रहने लगे, पानी की तलाश में, दूसरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी सर्च में आकर वो एक साथ रहने लगे। और उसके बाद रूल डेवलप हुआ माइन एंड थाइन का, ये मेरा होगा, ये आपका होगा। जब ये रूल डेवलप हुआ, लोग आपस में रहने लगे, उनके आपस में जो है इंटरेक्शंस होने लगी, तो उनके कन्फ्लिक्ट भी एक दूसरे के साथ, जो इंटरेस्ट उनके होते थे वो भी एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आने लगे। तो इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए लॉ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल जो है अपने कस्टमरी वैल्यूज से ड्राइव करना स्टार्ट कर दिए, जो कि उनको फॉलो करना पड़ते थे। तो इसी तरीके से जब लोग आपस में रहे, उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए, एक उनका हेड बन गया, तो उनकी एक फैमिली बनी, फैमिली से ट्राइब, ट्राइब से हमारे पास सोसाइटीज़, सोसाइटी से फिर किंगडम्स वगैरह डेवलप होगी। और आहिस्ता आहिस्ता आते आते मॉडर्न जब वर्ल्ड बना 18वीं 19वीं सदी में आकर जो है फिर वो स्टेट्स की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। तो दरअसल इसमें क्या था, एक स्टेट के अंदर, किंगडम के अंदर या फैमिली के अंदर, ट्राइब के अंदर तो रूल्स जो होते थे उनको तो हम डोमेस्टिक लॉ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक फैमिली जो है किसी दूसरी फैमिली से, या एक किंगडम जो है किसी दूसरी किंगडम के साथ डील करती थी, इंटरकोर्स करती थी, तो वो खुद को रेगुलेट करती थी। कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जो कि सब जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के दौर में हमारे पास डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनका लॉ अवेलेबल है इंटरनेशनल लॉ में। तब भी ये लॉ अवेलेबल था। तब क्या होता था कि मैसेंजर्स को कोई पैगाम वगैरह देकर जो है एक बादशाह किसी दूसरे किंगडम के बादशाह के पास भेजता था। तब लेकिन क्या था, ये एज अ सोर्स ऑफ कस्टमरी लॉ था। अब जो है इसको हमने लेजिस्लेट करके इंटरनेशनल लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तब ये होता था कि जंग के दौरान जो आपके प्रिजनर्स वगैरह हो जाते हैं कैद, उनको आपने किस तरीके से वापसी करना है, उनके लिए भी कस्टम्स वगैरह सेट थे। आज जो है हमारे पास उसके लिए लॉज अवेलेबल है। तब क्या होता था कि जंग अगर हो रही है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आपने बच्चों को, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करना, ये चीज़ें कस्टम से ड्राइव की जाती थी। अब हमारे पास आज की दुनिया में वो लेजिस्लेटेड फॉर्म में, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में इंटरनेशनल लॉ में अवेलेबल है। तो जैसे जैसे लॉ की डेवलपमेंट हो रही थी, जब एक स्टेट, एक ट्राइब, एक किंगडम बाहर निकलती थी और इंटरकोर्स करती थी दूसरी किंगडम से, तो उसे ऐसे रूल्स, ऐसे कस्टम्स की ज़रूरत पड़ती थी जिनको आज हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। इनमें जो मेन फैक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में, वो था ट्रेड। जब एक स्टेट के रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी सरप्लस जो गुड्स वगैरह होती थी उनको किसी दूसरे स्टेट के साथ, किसी दूसरी किंगडम के लोगों के साथ एक्सचेंज करते थे, तो उन्हें तब भी वो जो है कस्टम्स को फॉलो करते थे। उन कस्टम्स को जो है आज की दुनिया में हम इंटरनेशनल लॉ का नाम दे सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट सी हिस्ट्री इंटरनेशनल लॉ की। जी, तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड स्कोप की। इंटरनेशनल लॉ की अहमियत क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है, मतलब इसका स्कोप क्या है कि क्या ये आपकी सोसाइटी के अंदर अप्लाई होता भी है या फिर बराए नाम जो है ये अवेलेबल है। तो अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, तो जैसे कि अभी हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की कि जब भी एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ इंटरकोर्स कर रही होती है, तो उसे अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि दूसरी स्टेट जो है किसी भी मौके का गलत फ़ायदा ना उठा ले, आपके इंटरेस्ट को हिट ना कर दे, उसके लिए आपको इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए एक स्टेट दूसरी स्टेट के ज़रिए दरमियान जो है वो ट्रीटी डेवलप होती है, कन्वेंशन हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेवलप होती हैं, जो कि एज अ होल वर्ल्ड या फिर कुछ लिमिटेड स्टेट्स के दरमियान जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में अग्रीमेंट बनता है। तो ये एक ऐसा अग्रीमेंट, जो ट्रीटी होती है, ये एक ऐसी अग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जो है एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट की एक टाइप होती है जो कि स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरे एस्पेक्ट में बात की जाए तो वर्ल्ड वार 1
को रोकना, वर्ल्ड वार 2 में जो भी कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई उसके बाद जो है इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी हद तक जो है पीस एंड सिक्योरिटी है इंटरनेशनल तौर पर उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 हुई उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी और वो जो है फेल रही, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास WHO UNO बनी। और इसका दूसरा एस्पेक्ट हम ये ले सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन रखने के लिए और जंग को रोकने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। क्योंकि पहले जब हमारे पास कोई भी जब इंटरनेशनल लॉ की इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, ये भी 19वीं सदी के शुरू की ही बात कर रहे हैं, जब वर्ल्ड वार 1 पहले डिक्लेयर हो गई, कुछ स्टेट्स ने जो है अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए दूसरी स्टेट की फ्रेश टेरिटरीज़ को कब्जा किया या रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल जो है कोई रूल्स वगैरह नहीं होते थे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल खुलेआम हमला कर देते थे। तो वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है लीग ऑफ नेशंस फेल गई। उसके बाद हमारे पास UNO बनी। UNO का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए और जो वार है उसको डिस्करेज किया जाए और अपने जो भी स्टेट के आपस में कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, उनको थ्रो जो पीसफुल मैकेनिज़म्स होते हैं उनके ज़रिए हम सॉल्व करें। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ का जंग को रोकने के लिए और इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेनेंस को बरकरार रखने में बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम स्कोप की बात करें तो एक लेमैन जो होता है वो तो ये उसने मे भी कभी इंटरनेशनल लॉ का नाम ना सुना हो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि आपके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है रेगुलेट कर रहा है। वो किस तरीके से, अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो कि बाहर से इम्पोर्टेड हैं, वो प्रोडक्ट्स जब बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही होती हैं तो उनको रेगुलेट जो कर रहा होता है वो इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट कर रहा होता है। अगर आप अपनी जो है सी टेरिटरीज़ को देखें, समंदरी हदूद को देखें, तो वहाँ पर कोई भी फिज़िकल बाउंड्री नहीं होती। अब एक स्टेट की, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान की स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ ही इंडिया है। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो समंदर है तकरीबन वो मिलता है, ठीक है। तो अब इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद क्या है और इंडिया की समुद्री हदूद क्या है, उसके लिए हमें इंटरनेशनल लॉ में सी लॉ कन्वेंशन अवेलेबल है जो कि इन बाउंड्रीज़ को डिटरमाइन करती है। और इवन अगर दोनों के दरमियान में कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का भी वहाँ पर मैकेनिज़्म अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप अपनी एरियल टेरिटरी को देखें, एयर स्पेस को देखें, तो किसी भी दूसरे कंट्री को ये इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान की हवाई हदूद में से गुजर सके या फिर इनमें कोई परवाज़ वगैरह कर सके। तो ये राइट हमें कैसे मिला? हमें ये राइट इंटरनेशनल लॉ में मिला, इंटरनेशनल लॉ की वजह से मिला। इस तरीके से आप अगर देखेंगे कि अब हमारी स्टेट में जो है एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे कि USA का एम्बेसडर हो गया और UK का हाई कमिश्नर हो गया, इंडिया का हाई कमिश्नर हो गया। तो इस तरीके से जो डिप्लोमेट्स होते हैं, कंसुलेट्स वगैरह होते हैं, ये दूसरे स्टेट्स के लोग होते हैं जो कि हमारी स्टेट में आकर अपनी जो सेंडिंग स्टेट होती है उनके इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन वगैरह पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब जो रेगुलेट हो रहे होते हैं ये भी अंडर इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ। और फर्दर ये चीज़ आप इसमें ले सकते हैं कि जब भी आप किसी भी दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या लेकर जा सकते हो, वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने क्या नहीं करना, ठीक है, ये सारे रूल्स वगैरह डिटरमाइन होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का स्कोप इतना वाइड है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। फर्दर अगर इसकी हम बात करें इसके स्कोप की, तो UNO का जो चार्टर है वो अपनी मेंबर स्टेट्स को ये ऑब्लाइज करता है कि आपने जो भी अपने डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे वो एमिकेबल मीन से जो है उनको रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की स्टेट के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो ये दोनों जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए जो इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके सामने अपना डिस्प्यूट को लेकर जा सकते हैं और एक एडवाइजरी ओपिनियन को सीक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी जैसे कि रिसेंटली क्या था अफ़गान एंड USA में जो उनके इख्तलाफात चल रहे थे, तो उसने पाकिस्तान में भी उनके दरमियान सालसी का जो होता है किरदार अदा करके वहाँ पर उनके दरमियान में पीस टर्म जो है वो नेगोशिएट की हैं। तो ये भी जो है एक पीसफुल मैकेनिज़्म था जिसके ज़रिए डिस्प्यूट को जो है जंग को, वार को जो है डिस्करेज किया गया। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही ज़्यादा किरदार हम कह सकते हैं और इसका स्कोप इतना है कि ये बिल्कुल आपके इर्द गिर्द घूम रहा होता है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लॉ की काइंड्स के बारे में।
बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की दो काइंड होती हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो ओल्ड नेम था इंटरनेशनल लॉ का, जिसको कि हमने लॉ ऑफ नेशंस कहा था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, नहीं तो इसके लिए जनरल टर्म यूज़ होती है, जो कि पहले इंटरनेशनल लॉ का नाम था, अब जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कहा जाता है। अब ज़्यादा इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट क्या करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही होती है तो उसको इंडिकेट करते हैं वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को अलग से डिफ़ाइन किया जाता है, जिसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ नेशंस, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का दूसरा नाम क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। बेसिकली इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के दरमियान। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में जैसे कि हमारे पास नेशन स्टेट्स आ जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स आ जाते हैं हमारे पास, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी नॉन स्टेट एंटिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो बिटवीन नेशनल्स अप्लाई होता है, कि दो या दो से स्टेट्स के में रहने वाले जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे उनके दरमियान में जो उनके प्राइवेट रिलेशंस को रेगुलेट कर रहा होता है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेरिवेशन होती है, इनकी सोर्सेज जो होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं। और इस हाथ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक कंट्री की जो कानून साज इदारा होता है वो इस चीज़ को फ्रेम करता है, वहाँ से ये ड्राइव होता है। इनमें हमारे पास कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होती किसी कोर्ट की हमारे पास, हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसको हम आईसीजे कहते हैं, और उसके अलावा दूसरी कोर्ट्स भी, ट्राइब्यूनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होती जब तक स्टेट जो है खुद अपनी ट्रीटी के अंदर, कन्वेंशन के अंदर इस चीज़ को स्पेसिफाई ना करें कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो है हम उस ट्राइब्यूनल के पास या हम उस कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में डोमेस्टिक कोर्ट्स की पास जुरिडिक्शन होती है कि जिस कोर्ट में जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है उस कोर्ट में आप जो है इसको रेगुलेट कर सकते हैं, उन कोर्ट्स की जो है इसके ऊपर जुरिडिक्शन होगी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है। यूनिवर्सल से मुराद जो है ये सब स्टेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, हर स्टेट में जो है अपना अलग से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो एज अ होल लॉ की बात हो रही है, सब स्टेट्स के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसकी बात हो रही है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो कंसर्न करता है डोमेस्टिक लॉ से, जो कि स्टेट टू स्टेट जो है डिफर हो रहा है। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास हमने दो इंडिविजुअल्स को लिया है, एक इंडिविजुअल है अली, दूसरा इंडिविजुअल है अहमद। अली रहता है पाकिस्तान में, अहमद की रिहाइश है फॉर एग्जांपल इंडिया में। अब ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स के नेशनल्स हो गए। अली क्या करता है, तिजारत करता है अहमद के साथ, कुछ उसको गुड्स वगैरह का ट्रेड उसके साथ करता है, और अहमद जो है उसके बदले में इसको कंसिडरेशन पे करता है। अब अली ने जब उसको गुड्स भेजी, वो गुड्स गई अहमद के पास, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर चली गई, इंडिया की टेरिटरी में चली गई, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की वजह से जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अली के मुताबिक जो है, अली के कंट्री में जो लॉ एप्लीकेबल है फॉर एग्जांपल उसके मुताबिक उसने डिलीवरी वो दे चुका है, लेकिन अहमद के लॉज ये कह रहे थे कि डिलीवरी उसे तब होगी जब वो उन चीज़ों को रिसीव कर लेगा, उसके डोर स्टेप वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों कंट्रीज़ के लॉज के अंदर कन्फ्लिक्ट आ गया। इन लॉज को फिर जो रेगुलेट करता है उसके लिए डेवलपमेंट हुई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की, कि स्टेट टू स्टेट जो है प्राइवेट लॉज डिफ़र करते हैं, तो उन कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो है लॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसको हम दूसरा नाम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, उसके ज़रिए इनको रेगुलेट किया जाएगा। तो इनकी जो ट्रेड की पे जो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा उसकी रेगुलेशन होगी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए। हम ले लें अहमद हेड ऑफ स्टेट है इंडिया का, अली हेड ऑफ स्टेट है पाकिस्तान का, ये आपस में कोई ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रीटी की जो रेगुलेशन होगी, इन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में ट्रीटी की, उसकी अब रेगुलेशन होगी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल ट्रीटी में कुछ टर्म्स वगैरह वो सेटल कर लेते हैं, कि जैसे कि
फॉर एग्जांपल कश्मीर के इशू को जो है इन्होंने रिजॉल्व कर लिया अपनी ट्रीटी के ज़रिए, ठीक है, पीस ट्रीटी होगी, तो उसमें कुछ टर्म्स वगैरह ये सेटल कर लेते हैं। अब उन टर्म्स वगैरह के ऊपर अगर इन दोनों में से कोई स्टेट जो है कल को अग्री नहीं करती है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो उसकी जो रिजोल्यूशन होगी वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंडर होगी। ये लोग जो है फिर वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी वहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन होगी वो इंटरनेशनल कोर्ट्स की होगी, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स की होगी। ये अपने डिस्प्यूट को किसी भी कोर्ट के सामने कंसेंट के साथ लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से डिफ़र करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरनेशनल लॉ का तारुफ, उसकी तारीफ, उसकी काइंड, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।